Hi and hello everyone, welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing the 12th history of Tamil Nadu board. हम चैप्टर 1 पे हैं और आज हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं इन दिस पार्ट 4. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वॉरेन हैस्टिंग्स का कार्यकाल समझ रहे हैं. सो बेसिकली हम बहुत सी चीज़ें समझ चुके हैं वॉरेन हैस्टिंग्स के अंदर, कैसे करके उन्होंने रिफॉर्म्स किए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसी थी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था. अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट. ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं रुकेगी, वो एक्ट्स लेकर आती जाएगी और आपको हर एक एक्ट के फीचर्स अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि बाय दिस एक्ट यू विल नो कि कैसे धीरे 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 करके ब्रिटिश पावर ने पूरा जो है कंट्रोल आपके भारत की टेरिटरी पे ले लिया था. तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके मेन प्रोविजन समझेंगे आज, इम्पीचमेंट समझेंगे, फिर फाइनली वॉरेन हैस्टिंग्स का और टोटल एस्टिमेट समझते हैं. ठीक है. सो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था. ये एक्ट था एक्चुअली, जो इसके पहले वाला एक्ट था आपका 1773 वाला एक्ट था, वो बोला जाता है कि वो थोड़ा ना अनसेटिस्फैक्ट्री था और वो इट वाज फेल्ड इन द ऑब्जेक्टिव. फिर 84 में जो पिट थे, द यंगर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, उन्होंने इंडिया के लिए एक बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया. बहुत बिटर डिबेट हुई इस बिल को पास करने के लिए, 7 मंथ लग गए. फिर रॉयल असेंट, देखिए कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है ये आपको इन जनरल पॉलिटी में आप समझते होंगे. किसी भी बिल को एक्ट बनना होता है तो उसको पार्लियामेंट में, जैसे हमारे देश में होता है वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देखने मिलेगा कि पहले आपके पार्लियामेंट से पास होगा, फिर उसके बाद जो आपका फाइनल अथॉरिटी है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, इनके यहाँ क्वीन किंग जो भी होते हैं, जो रॉयल बॉडी होती है, तो वो अगर उसको अप्रूव कर देते हैं, यहाँ से पार्लियामेंट से पास हो गया, रॉयल बॉडी से अप्रूव हो गया, तो बिल बन गया आपका लॉ, राइट, या फिर एक्ट. तो उसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जैसे ही इनका यहाँ का स्ट्रक्चर है. तो बिल यहाँ पे पिट ने जो पहले निकाला था, इंट्रोड्यूस किया था, फिर फाइनली रॉयल कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया और वो बन गया रॉयल असेंट के बाद लॉ. फिर इसको बोलते हैं फेमस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. अब एक्ट के प्रोविजन समझते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट किया था. एक बॉडी होगी जिसमें 6 लोग होंगे, ठीक है, और ये 6 लोग क्राउन अपॉइंट करेंगे. ओके. अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो पहले, वो रहेगा एंड देयर विल बी नो ऑल्टरेशन इन इट्स कॉम्पोजिशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वही रहेगा. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक आ जाएगा, एनसीओडी वही का वही रहेगा. ये जो एक्ट है उसने बहुत से चेंजेस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में लेकर आए हैं. ठीक है, जैसे कि इसने इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर्स जनरल्स काउंसिल फ्रॉम 4 to 3. तो पहले 4 थे और अब 3 हो गए, इंक्लूडिंग द चीफ कमांडर इन चीफ. अब पिट्स इंडिया एक्ट है, यहाँ पे इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क विद रिगार्ड्स टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, क्योंकि लाइक अ क्रिटिकल व्यू ऑफ दिस एक्ट रिवील्स दैट इट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस इन द फंक्शंस ऑफ द कंपनी. जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दे कंट्रोल्ड इट्स कमर्शियल फंक्शंस, वेर एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स समझ रहे थे. अब यहाँ पे इन्होंने क्या डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिविजन आ गया आपके पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटी में. कमर्शियल, ये याद रखिएगा, कमर्शियल चीज़ों को संभालने के लिए कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने के लिए आपके थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है. अब ये जो बोर्ड था वो किंग को रिप्रेजेंट कर रहा था. क्यों बोर्ड क्यों रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि इनको अपॉइंट भी रॉयल कोर्ट ही कर रहा था, क्राउन कर रहा था. एंड डायरेक्टर्स किसको सिंबलाइज कर रहे थे, कंपनी को. तो ये किसके लोग थे, ये किंग के लोग थे और ये कंपनी के लोग थे. ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन हो गया. अब बात करते हैं वॉरेन हैस्टिंग्स के इम्पीचमेंट के बारे में, ये किस तरह से इनका इम्पीचमेंट हुआ. जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 84 में, इट वॉज अ वेरी रूड शॉक एंड बिटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर द वॉरेन हैस्टिंग्स. प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी सेंसरिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज कंसिडर्ड बाय वॉरेन हैस्टिंग एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनल कैरेक्टर, and his image reputation was tarnished in England. Therefore he resigned और उन्होंने इंडिया छोड़ दी. अब भारत तो छोड़ दिया. 1787 में हैस्टिंग्स को इम्पीच कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एंड उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है वो भी ले लिए गए. अब ये थे एडमंड ब्रूक.
ठीक है, उन्होंने 22 चार्जेस लगाए उनके खिलाफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चार्जेस थे रोहिल्ला वॉर, द केस ऑफ नंदा कुमार, द ट्रीटमेंट ऑफ राजा चैत सिंह ऑफ बनारस एंड द प्रेशर्स ऑन द बेगम्स ऑफ औध। फिर देखिए, इम्पीचमेंट होता है, फिर उसके बाद होता है ट्रायल। मतलब इम्पीचमेंट के चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर पता किया जाता है कि ये चार्जेस जो लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो बहुत लंबा ट्रायल चला, 1795 तक के ट्रायल चला, एंड वॉरेन हेस्टिंग वॉज कम्प्लीटली एक्विटेड। फिर उनको लाइक ही रिसीव द पेंशंस फ्रॉम द कंपनी एंड ही लिव्ड टिल 1818। सो इस तरह से इनका आपको मिलेगा पूरा का पूरा पेंशंस। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये चार्जेस क्या हैं, है ना। तो ये समझते हैं। नंदा कुमार का जो था, नंदा कुमार ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर इन बंगाल, और उनको एक्चुअली ही वॉज हैंग टू डेथ बाय द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता फॉर द petty offense of forgery. The English law was applied in this judgment, and it was contending that Warren Hastings and Sir Elijah Impey, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों ने कंस्पायर किया था नंदा कुमार के खिलाफ। ठीक है, तो ये एक चार्ज था। फिर वॉरेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह जो हैं, इनका केस समझते हैं। इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज़ लगाई थी, क्योंकि इन्होंने जो पेमेंट ट्रिब्यूट देते थे उसमें डिले कर दिया था, एंड डिस्पोज्ड हिम इन एन अनजस्ट मैनर। तो ये एक और चार्ज था इनके खिलाफ। अब बेगम ऑफ अवध के खिलाफ क्या किया था? बेगम ऑफ अवध जो थी, दे वर मदर एंड ग्रैंड मदर ऑफ नवाब ऑफ अवध। तो जो नवाब की, दे वर एक्चुअली मदर एंड ग्रैंड मदर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हेल्प किया था नवाब को, कैसे? ट्रूप्स भेज के, इन द हेल्प ऑफ नवाब, who squeezed the money from these begums. So this was a very high-handed policy though. तो ये सारी चीज़ों के लिए, ऑल्दो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, तो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट चार्जेस इशू किए गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल एस्टिमेट्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। सो he was a very gifted personalities with a strong will, great energy, resourcefulness. बहुत ही सालों तक आप ये कहाँ पर रहे थे? बंगाल में रहे थे, ठीक है। एंड बेसिकली इन द शेड ऑफ मुगल कल्चरल ट्रेडिशन, क्योंकि बंगाल इन्होंने लिया था मुगल से। सो ये ट्रेडिशंस, इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, ओरिएंटल लैंग्वेजेस, बंगाली, कुछ लोकल लैंग्वेजेस, पर्शियन लैंग्वेज सीखी, है ना। तो देखिए, लोकल लैंग्वेजेस में बंगाली, डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में पर्शियंस, और बहुत सारे इन्होंने ओरिएंटल टेस्ट भी डेवलप किए अपने अंदर। इंडियन कल्चर जो था वो काफ़ी अच्छे से अज्यूम कर रहे थे ये, एंड ही कंसिडर्ड इंडियन कल्चर एज अ बेसिस फॉर द साउंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आर्ट हैं, उनको सीखने की बड़ी कोशिश की, एंड ही पैटर्नाइज द लर्निंग। हिज टास्क वर चैलेंजिंग on one, since he was surrounded by hostile forces throughout his years. उन्होंने external enemies भी face किए with unflinching courage and unfailing resources, and his internal opponents with extraordinary patience and firmness. So this is a very high quality कि external enemies भी थे, internal enemies भी थे, both were strong in the will and power. So it was a very actually it was on the foundation which Warren Hastings laid down, that other erected as stately edifice. So this is it about the entire chapter. So basically इस पार्ट में हमने पिट्स इंडिया आर्ट के बारे में समझा, इम्पीचमेंट के बारे में समझा, और एस्टिमेट्स देखे वॉरेन हेस्टिंग्स के। So this is it about this entire chapter also. Chapter 1 is finished. वॉरेन हेस्टिंग्स का और उनके बारे में हमें जो समझना था वो हमने समझ लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी थिंग एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन दिस entire chapter, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।